जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे। स्टूडेंट्स को मारा है बिना वजह, लड़कियों को मारा है बिना वजह, लोगों के हाथ कट गए हैं, लोगों के अंगूठे खत्म हो गए। हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए। सो टॉकिंग अबाउट ओवर टारगेट, आपको मिलेगा सर ये जो जिसको कहते हैं ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? चलिए वो तो अलग चीज़ है। हाउ डू यू गाइस नो? ये जेएनयू वालों में क्या खास बात है? आप कर चीज़ को सवाल रहे होते सवाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब सवाल नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो लाइक ऐसा क्या था कि शाइनिंग बाग में आपने ऐसे कौन से क्वेश्चंस कर दिए जो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ लोग रहे शायद वो आज फ्रीली अच्छी जॉब्स में सब कुछ है, बट आपके जो बहुत करीबी दोस्त उमर खालिद, इन्होंने ऐसे क्या क्वेश्चंस किए कि आज तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही? कि वो ये केस पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। एक बार आप उसका पॉलिटिक्स समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे कि मतलब क्यों ये इन लोगों को जेल में डाला गया। और उसके बाद जामिया पे नादिया वर्सी मतलब बहुत बुरी तरीके से जामिया पे टेनिस का मिला हुआ। उसके बाद ये आम सवाल बन गया, मतलब देन पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स। हम लोग पहले भी प्रोटेस्ट किए, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, मतलब इजराइल एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। आप जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट नहीं करते थे। हाल तो ये हो गया दिल्ली का, ये की बात में दिल्ली की बता। For such desperate angry youth, they would at least allow them to protest and, vent their anger. Till then it was allowed, but then they realized कि मतलब ये this force gathering coming together is a threat. तो 2020 के बाद से ये जो मोदी 2.0 में तो बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब once again मीडिया में बकने नहीं है तो कुछ भी बक सकते हो आजकल, वो आज़ादी तो है। वो क्या क्या बोला था कि उमर खालिद ने अफगानिस्तान गया है, उमर खालिद जैसे मोहम्मद का सुपरवाइजर है, तो वो मिलने से ही रोकने का एक कोशिश है, क्योंकि मिलने लगेगा तब आप अदराइजेशन कैसे करो, तब आप कैसे सिखाओगे कि दे आर मॉन्स्टर्स। सो आर यू बायोलॉजिकल? I mean all of us happen. We all are biology. What if somebody will say a very big leader of our country, if he'll say he's not biological, how would you react? आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो एक एक्टिविस्ट है, एक सोशल वर्कर है और एक रिसर्चर भी है। आपने इनको बहुत ज़ोरों शोरों से CANRC के प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए देखा था। एक्चुअल में मुझे कहना चाहिए एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका इन्होंने उसमें निभाई थी। एक बहुत कंट्रोवर्शियल नेम है, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेम इन CANRC प्रोटेस्ट, उमर खालिद। उनकी ये पार्टनर भी हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जब जो सरकारी तंत्र होता है, जब वो कोशिश करता है कि उनके फरमानों पे इन सड़कों पे सन्नाटा छा जाए, ये उन लोगों में से हैं जो उस वक्त उन खाली सड़कों पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसे गाने गाते हुए निकलते हैं और उन सड़कों पे वापस से रौनक ले आते हैं। ये एक रिसर्चर है, जैसा मैंने कहा, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में ये वहाँ काम कर रही हैं, माइनॉरिटीज पे, इनजस्टिस पे और आई वुड से जो प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं उस पे काम कर रही हैं। अगर आप सही पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को, तो मैं बात कर रहा हूँ बनो ज्योत्सना लहरी की। हाउ आर यू डूइंग मैम? आई एम फाइन। सो बेसिकली हम लोग जैसे रिसर्च कर रहे थे आपके ऊपर, लाइक यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, प्रोफेसर्स, राइट? तो फ्रॉम टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो बड़े मतलब बहुत वैसे प्रोफेशन है, एकदम सीधे साधे से। आप कैसे लैंडेड अप हुई एकदम से एक्टिविज्म में? हाउ, लाइक फ्रॉम JNU टू एक्टिविज्म? मतलब देखिए, मेरे घर में सब लोग टीचर्स हैं, सही बात। तो टीचर्स यूजुअली क्रिटिकलिटी भी सिखाते हैं, Exactly. सब कुछ को सवाल करना। मतलब टीचर्स कुछ होते हैं जो रट्टा मारना सिखाते हैं बच्चों को कि आप सब कुछ याद कर लो जो हम पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो क्रिटिकलिटी सिखाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। तो मेरे घर में जितने भी मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी सारे लोग वो क्रिटिकल टीचर्स ही रहे हैं, जो सोचना सिखाए हैं, जो सवाल करना सिखाए हैं। और एक बार आप सोचने लगते हो, सवाल करने लगते हो चीज़ों को,
जैसे आपको दिखाया जाता है वो नॉर्मलसी को अब जब क्वेश्चन करने लगते हो तब चीजें बदलने का भी एक जिम्मेदारी आ जाती है, या एक मतलब एक ऊर्जा आ जाती है कि मतलब चीजों को सिर्फ सवाल नहीं करके उसको बदलना, मतलब जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, वो नॉर्मली आते हैं, अपने आप से आते हैं। तो वही जो घर वाले सिखाए हैं वही काम कर रहे हैं, सो अलग से कुछ बेसिकली करके। एजुकेशन इज नॉट समथिंग कि आप बस एक किताब से रट्टा मारिए, एग्जाम दे के आ जाइए। एजुकेशन इज समथिंग दैट यू लर्न व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, देन इट्स ऑल्सो अबाउट अनलर्निंग। जो आप अब तक सीख के आए हो उन सारी चीजों को भी सवाल करना, क्वेश्चन करना, है ना। मतलब बहुत कुछ हम समाज से किसी सीख के आते हैं, लेकिन फिर जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तब देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग दैट स्टार्ट्स। जब आप हायरार्कीज को सवाल करते हो, समाज में जो हायरार्की है, कास्ट के नाम पे जो हायरार्की है, जो अब तक आपको नॉर्मल सिखाया गया था, उसको सवाल को आप करते हो, वही एजुकेशन होता है। तो ये जेएनयू वालों में क्या खास बात है, आप हर चीज को ही सवाल कर देते हो? सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सवाल नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? स्टूडेंट्स, यूथ, वही तो सवाल सबसे पहले हमेशा से इतिहास में करते आए हैं। और जेएनयू में ये हम जब जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, हमारे सारे टीचर्स ये सिखाते थे कि मतलब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ क्लास में, तो डोंट इवन टेक मी फॉर फेस वैल्यू। You go to the library, maybe I am not teaching you the right thing, maybe I am teaching you something wrong. You question me. So questioning was something that was really encouraged in JNU. तो वहीं से शुरुआत होती है। अब क्लास में क्वेश्चन करते हो, फिर खुद से सवाल करते हो, फिर समाज से करते हो, फिर स्टेट से करते हो, फिर सरकार से करते हो। किसी को बख्शते नहीं हो। बख्शते नहीं हो। तो लाइक जेएनयू से आप लोग शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, जो ग्लोरीफाइंग मूवमेंट था, जेएनयू से आप लोग शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, आप किसान आंदोलन पे भी बोली थी, और आई थिंक आप अभी डिलिमिटेशन पे भी कुछ स्टडी कर रही हैं, राइट? हाँ। सो लाइक ऐसा क्या था कि शाहीन बाग में आपने ऐसे कौन से क्वेश्चंस कर दिए जो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ लोग रहे शायद वो आज फ्रीली अच्छी जॉब्स में है, सब कुछ है, बट आपके एक बहुत करीबी दोस्त उमर खालिद और भी 4-5 हैं, लाइक गुलफिशा फातिमा हो गई, राइट, और आपका शर्जिल इमाम हो गए, इन्होंने ऐसे क्या क्वेश्चंस किए कि आज तक इनकी सुनवाई भी होने को रेडी नहीं? 5 साल हो गए इनको। देखो, बात ये है ना कि एंटी सीए मूवमेंट जो था इक्वल सिटीजनशिप के लिए, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज द लार्जेस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री। और देश में ऐसा कोई नहीं था जो इस पूरे मामले से वाकिफ नहीं था, और बहुत लोग सड़कों पे निकल के आए थे उस टाइम। हम सब आए थे, हम सब आवाज उठाए थे, हम सब ने सवाल किया। मतलब जामिया के स्टूडेंट्स ने पहलकदमी ली थी, ये मतलब मानना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब पुरजोर तरीके से आवाज उठाना अगर कोई किया तो वो जामिया के स्टूडेंट्स किए थे। फिर अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स, ड्यू के स्टूडेंट्स, एयूटी के स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये स्टूडेंट्स यूथ में से फैलने लगा प्रोटेस्ट्स वगैरह। और उसके बाद जामिया पे लाठियां बरसी, मतलब बहुत बुरी तरीके से जामिया पे पुलिस का हमला हुआ। उसके बाद ये आम सवाल बन गया, मतलब देन पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये सीए को क्यों अपोज करना चाहिए। अक्रॉस कम्युनिटीज पीपल प्रोटेस्टेड, ठीक है। तो बात ये है ना, क्योंकि वो मतलब आजादी के बाद सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसलिए भी उसका एक बैकलैश हमें पता था कि एक बैकलैश तो होगा इस पे, क्योंकि ये सरकार आजादी के बाद सबसे ज्यादा फाशिस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा ऑथोरिटेरियन है, और उनके दौर में आजादी के बाद की सबसे बड़ा ये इतना बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो बैकलैश तो होना ही था। तो जो आज जो लोग जेल में हैं, वो लोग मान लीजिए वही लड़ाई को लड़ रहे हैं। इट्स कंटिन्यूइंग फॉर देम। एंड इफ यू सी ऑल दीज पीपल हु, द 18 पीपल जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल में हैं, वो सारे लोग एंटी सीए एक्टिविस्ट थे। वो सारे लोग एंटी सीए के खिलाफ, मतलब सीए के खिलाफ आवाज उठाने वाला, सड़कों पे
लोगों को गोलबंद करने वाले, प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले लोग, बहुत उनमें से बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स थे, जो कोई एक्टिविज्म, मतलब उमर हो, शर्जील हो, इवन टू सम एक्सटेंट खालिद सैफी, ये लोग पहले से एक्टिविज्म में रहा है, पहले से पॉलिटिक्स में रहा है, तो इन लोगों के लिए ये नया नहीं था, लेकिन फॉर मेनी पीपल दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे केम आउट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि वो हम सब लोग, ये एक ऐसा दौर था जब हम लोग सब लोग अंदर से ये महसूस किए थे कि ये एक पहलकदमी है पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करने का, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का। तो इसीलिए वो पूरा मूवमेंट सबको याद होगा, एक मतलब पीसफुल, कलरफुल, वाइब्रेंट मूवमेंट था जहां पे कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन का बात होता था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था, उस पर लेक्चर्स होते थे सारे जगह, जितने भी एंटी सीए सिट इन प्रोटेस्ट 300 से ऊपर पूरे देश में हुआ था, सब जगह पे यही था। और वो पूरा प्रोटेस्ट एक मिसाइल बन के रह गया, वो पूरा प्रोटेस्ट मतलब एक तरीके से एक मतलब इस तरीके से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है, वो पूरा देश देखा उस टाइम, एंड उसी से खतरा महसूस हुआ इस सरकार का, विच इज द मोस्ट ऑथोरिटेरियन, ऑलमोस्ट फाशिस्ट सरकार, और इसीलिए उसका बैकलैश इज लाइक अ कलेक्टिव पनिशमेंट टू एवरीबडी हु स्पोक अप, सबको डराने के लिए, सबको इंटिमिडेट करने के लिए कि दोबारा ऐसे सड़कों पे निकलने का हिम्मत ना करो, इसीलिए ये अभी तक चल रहा है। तो ये केस पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। एक बार आप उसका पॉलिटिक्स समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मतलब क्यों ये इन लोगों को जेल में डाला गया है, वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि एक कलेक्टिव एक्शन था ये, राइट, तो उसमें आप भी थी ऑब्वियसली, बट राइट नाउ हम दोनों बात कर पा रहे हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे, वो लोग बिहाइंड द बार्स हैं। आपने कुछ ऐसा फील किया, लाइक कुछ चेंजेस आए आफ्टर दिस इंसिडेंट इन लाइफ? आप बाहर जाती हैं, आप मार्केट्स में भी जाती होंगी, और जाहिर सी बात है लोग पहचानते हैं, शक्ल जानते हैं अच्छे से, यू आर अ वेरी पॉपुलर फेस। उस टाइम वो लोग कहते हैं कि देखो ये वो CNRC में ना, दिस इज डॉक्टर बनो ज्योत्सना लहरी, शी वाज देयर। मतलब देखिए, नहीं, मैं उतना भी कुछ सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पहली बात तो। दूसरा बात है कि हाँ, लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही है, जैसे आपका इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज लोग आके लिया है मेरा रिगार्डिंग उमर और ये पूरा केस और इनकार्सरेशन एंड द इनजस्टिस ऑफ इट, तो उस पे कभी मैं बोलने से झिझक नहीं गई। मतलब आई हैव ऑलवेज स्पोकन आउट बिकॉज इट्स द ट्रूथ। मुझे नाइदर डू आई रिग्रेट नॉट डू आई हैव एनीथिंग टू हाइड, आई हैव ऑलवेज ओपनली स्पोकन अबाउट दिस, एंड इसीलिए लोग आजकल पहचान जाते हैं। लेकिन मतलब अभी तक मतलब somehow जितने भी लोग आके बात किए हैं वो पॉजिटिव नोट पे ही किए हैं, मतलब कोई नेगेटिव रिएक्शन तो वैसे मुझे मिला नहीं। लाइक जैसे आप अपने डेली, आप अपने वर्क प्लेस पे होते हो, क्योंकि हर किस्म की आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान में, इस टाइम किसी और आइडियोलॉजी की सरकार है, इससे पहले किसी और आइडियोलॉजी की थी, हर इंसान है, अलग मानसिकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ नेगेटिविटी झेलनी पड़ी हो? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि मेरा पर्सनली ऐसा कुछ नहीं, मतलब आई डोंट नो, आई एम अ वेरी लकी पर्सन। मुझे सीरियसली मुझे कभी सोशल मीडिया में भी हेट नहीं मिलता है, मैं लोगों को समझा नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे सोशल मीडिया में बीच में मैं वो अदर इनबॉक्स चेक करती हूँ, बहुत ही कम, मतलब मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी बहुत मैसेजेस पड़े रहते हैं, लेकिन somehow मतलब I know many of my friends who are also activists who get a lot of hate, you know, trolling and all that. Somehow I don't know, I get very little of that for whatever reasons. I don't know why, but मुझे तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, मतलब बहुत सॉलिडारिटी के मैसेज, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट के। मतलब फिर मुझे बुरा लगता है कि इतने दिन से ये मैसेज पड़ा है मेरे इनबॉक्स में, मैं देखा भी नहीं। लेकिन पीपल लाइक सेंड अ लॉट ऑफ लव, सीरियसली, एंड अक्रॉस कम्युनिटीज, अक्रॉस बैकग्राउंड्स। लाइक आपको ऐसा लगता है जैसे इनिशियली लोग इस केस पे, उमर खालिद पे बात भी नहीं करना चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे, बट स्लोली चीजें चेंज हो रही हैं, दे आर प्रीटी मच क्यूरियस कि यार क्या है केस, ऐसा क्या हुआ कि ये 15-20 लोग हैं, 5-6 साल से इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, ये जेल में है अभी, मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है इस केस के बारे में कि ये लोग जेल में हैं क्यों।
आपको नहीं लगता लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने की? हाँ, want to मतलब ये काफी बड़ा है लास्ट, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, कि ये क्यों है कि 5 साल हो गया। अब देखिए, ये बहुत ही बेसिक मूलभूत राइट की बात है कि you should be put on trial. If you are accused of such heinous crimes, then you should be put on trial, right? अब 5 साल हो गया, केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। और मतलब प्री ट्रायल डिटेंशन जिसको बोलते हैं, वो मतलब नो डेमोक्रेटिक कंट्री endorses that, कि you are not doing a trial but you are detaining someone. इसी से मतलब अभी काफी मतलब सिंपैथी बढ़ गया है लोगों के मन में, क्योंकि अब तो राइट विंग के लोग भी बोलने लगे हैं कि ये गलत है, इस तरीके से लोगों को जेल में रखना विदाउट ट्रायल। तो ये इतना ज्यादा लंबा खींच गया है कि जस्ट बाय द डिले अब नाउ पीपल आर स्पीकिंग अप मच मोर, कर रहे हैं इसके बारे में। जैसे आजकल के मतलब ऑब्वियसली वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आप लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को। कभी CA/NRC जैसा बड़ा प्रोटेस्ट होता है, किसान आंदोलन होता है, 700 किसान मारे जाते हैं उसमें, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है, वो अलग चीज़ है, उनके पास शायद रिकॉर्ड नहीं है। सेकेंड थिंग, अभी आपने देखा होगा लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट की किसी चीज़ को सुनने की, बेयर करने की, वो कम होती जा रही है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग? और अगर मैं अलग अल्फाजों में कहूँ तो इज इट दिस सॉफ्ट डिक्टेटरशिप पॉइंट? इट इज क्लियरली मतलब डिक्टेटरशिप, बिकॉज डेमोक्रेसी मतलब देखिए, डेमोक्रेसी पहले भी, हमारा डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन लोगों की प्रोटेस्ट करने की एक जगह, एक आजादी हमेशा थी। मतलब जैसे दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, तो पूरे देश से लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है, जंतर मंतर में लोग आके प्रोटेस्ट करना, और लोगों का आके अभी जो हो रहा है कि प्रोटेस्ट करना ही मुश्किल हो रहा है, मतलब प्रोटेस्ट करने नहीं देना, ये पहली बार हुआ है। मतलब प्रोटेस्ट, मतलब आप देखिए पैलेस्टाइन पे अभी हाल ही में आके 2-3 प्रोटेस्ट मुमकिन हो गया, और वो भी बहुत, मतलब उसके लिए भी बहुत मुश्किल, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन सारे प्रोटेस्ट के, दे हैड टू एक्चुअली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एक्चुअली गेट अ परमिशन एंड डू द प्रोटेस्ट। लेकिन दिल्ली में ये तो पहली बार नहीं है कि पैलेस्टाइन में आवाम के ऊपर जंग हो रही है या जुल्म हो रही है। हम लोग पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, मतलब इजराइल एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अब जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। हाल तो ये हो गया दिल्ली का, ये बात मैं दिल्ली की बता रही हूँ। बाकी जगहों पे भी मतलब पीपल हैव गैदर्ड आउट ऑफ डेस्परेशन। जब जैसे पेपर लीक्स इज समथिंग, मतलब इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आप एक सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हो, सालों साल तैयार कर रहे हो, आप मतलब अपने यूथ का टाइम दे रहे हो उस प्रिपरेशन में, वो आपका मतलब यू आर पुटिंग योर बेस्ट, एंड देन यू गो टू द एग्जाम सेंटर टू ओनली टू फाइंड दैट द पेपर हैज लीक्ड एंड द एग्जाम विल नॉट टेक प्लेस। तो उस फ्रस्ट्रेशन से मतलब एक डेस्परेट लोगों की प्रोटेस्ट इतने हुआ है, उसके ऊपर भी लाठियां बरसी है, उसके ऊपर भी जुल्म हुआ है। मतलब पहली की सरकार होता तो एटलीस्ट मतलब for such desperate angry youth they would at least allow them to protest and vent their anger, मतलब कि ठीक है चलो गुस्सा निकाल लो। तो इतना बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट, जैसे पहले करप्शन के खिलाफ, फिर जब दिल्ली रेप हुआ था निर्भया वाला, उस टाइम जो इतने बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट उस टाइम हम मतलब कर पाए थे, क्योंकि एटलीस्ट आवर एंगर could be expressed, that much space the government used to give। मतलब हाँ, एक बार गैदर हो जाए, उसके ऊपर लाठियां बरसानी या मतलब वाटर कैनन चलाना वो होगा, लेकिन गैदर करने देगा। सीए प्रोटेस्ट के बाद से ही, सीए प्रोटेस्ट में भी इफ यू रिमेम्बर बहुत बार मतलब आईटीओ में जब जामिया में अटैक हुआ, जब जेएनयू पे अटैक हुआ, स्पॉन्टेनियस गैदरिंग्स हुआ था आईटीओ में ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल।
till then it was allowed, but then they realized कि मतलब ये this force gathering coming together is a threat. तो 2020 के बाद से ये जो मोदी 2.0 में तो बिल्कुल ही बंद हो गया कि प्रोटेस्ट So basically करना। government doesn't want anybody to accumulate. वो नहीं चाहती कि नहीं आप- नहीं बिल्कुल ही नहीं चाहती है। और मतलब हुए तो उसके ऊपर अटैक्स, एट्रोसिटीज। JNU में भी तो एक अटैक हुआ था। हाँ, जेएनयू में Were you there? 6 जनवरी नहीं, मतलब उसके बाद जब हम लोग देखे कि फेसबुक वगैरह में खबर आया जब कि ऐसे अटैक हो रहा है, तब पहुंचे थे आफ्टर द अच्छा, अटैक। वो सब जो वॉयलेंस होना था वहाँ पे, जो मार पिटाई होनी थी, वो सब हो चुकी है। हो चुका था तब तक, तो तब हम जाके देखे। So डॉक्टर बनो ज्योत्सना, right? So are you biological? I mean, all of us are. We all are biological. What if somebody will say, a very big leader of our country, if he'll say he's not biological, how would you react? मतलब मुझे सच में देखिए, मतलब मेगालोमानिया लोगों के दिमाग में घुस जाए और ये सब अनशन बकने लगे, ये वो आदमी पहला नहीं है। ही इज नॉट द फर्स्ट वन, आई एम श्योर ही इज नॉट द लास्ट वन ऑल्सो। वो मुझे उतना शॉकिंग नहीं लगा था। शॉकिंग लगा था कि जो मीडिया वालों के सामने बैठ के वो ये बात बताया, या खड़े होके जो ये बात बताया, वो लोग रिएक्ट कैसे नहीं किया। मतलब दैट इज मोर शॉकिंग टू मी। अदरवाइज मतलब all leaders, when power gets into your brain, you start talking. So talking about उमर खालिद, हाँ। आप लोग मिले कैसे? ये एक जो जिसको कहते हैं ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? चलिए वो तो अलग चीज है, बट हाउ डिड यू गाइस मीट? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का तो होम मिनिस्ट्री से जब आप आरटीआई करके लोग पूछे हैं, तब वो लोगों ने क्लियरली जवाब दिया है कि ऐसा 2020 कुछ में। नहीं है। तो मतलब वंस अगेन मीडिया में बकने के लिए तो कुछ भी बक सकते हो आजकल, वो आज़ादी तो है। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन बकैती करने की आज़ादी इस देश में बढ़ गया है। तो खास करके मीडिया में अगर आप बैठे हो तो बाकी हम सब एक्टिविस्ट से जेएनयू में अलग अलग, मतलब जेएनयू में पीपल आर पॉलिटिकली अवेयर, काफ़ी पॉलिटिक्स पे बातें होती है, चर्चाएं होती है, देन यू मीट लाइक माइंडेड पीपल। एंड आपको लगता है मीडिया के पास में एक लेवरेज है कि वो किसी को भी कैरेक्टर असैसिन कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब नहीं होना चाहिए। बाद में वो कह देते हैं फेक न्यूज़ थी, बट तब तक आप उसको नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर चुके हो। नहीं, हाँ, हमारे एक्सपीरियंस में बहुत बार नहीं, मतलब कभी भी ये लोग एक्नॉलेज नहीं किया है कि फेक न्यूज़ था। चुपचाप से वीडियो हटा दिया है, या फिर हम लोगों ने एनबीटीए से भी प्रेशर डाला तो वहां उसके थ्रू वीडियो हटा दिया है। लेकिन जैसे 2016 में न्यूज एक्स में बैठ के एक बंदा अभी टाइम्स नाउ में बैठता है, आरएसएस या राहुल व्हाटएवर, शिवशंकर। हाँ या वही, तो वो क्या क्या बोला था कि उमर खालिद ने पाकिस्तान गया है, उमर खालिद जैश ए मोहम्मद का सिंपथाइजर है, उमर खालिद एक छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए जेएनयू में यूएई, सऊदी, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगह फोन कॉल्स किया। क्यों करना पड़ेगा फोन कॉल्स एक छोटा सा जेएनयू का प्रोग्राम के लिए, वो नहीं बताया, लेकिन ये फोन कॉल्स किए हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स ही ब्लडी सेड दैट सिटिंग इन द न्यूज रूम looking at the camera about the Jaish Mohammed thing. Next day the home ministry gave issued a clarification that we have not said anything like this कि जेएनयू का कोई भी स्टूडेंट इससे जैश ए मोहम्मद सिंपथाइजर है। पाकिस्तान वाला न्यूज भी पुलिस वालों ने बोल दिया कि हमने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो उनके सूत्रों से आया था ये खबर, वो कभी उसके लिए अपोलोजाइज नहीं किया, कभी उसको वापस भी नहीं लिया, कभी उसको मतलब अनएक्नॉलेज भी नहीं किया। जो आपने बोला ना फेक न्यूज, दे नेवर सेड इट्स फेक न्यूज, इट्स एवरीबॉडी एल्स हु फैक्ट चेक्ड एंड सेड इट टू देयर फेस दैट इट्स फेक न्यूज। लाइक अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर आप आंसरेबल हो, आपकी जवाबदेही है ना, तो आप ऐसा काम कभी नहीं करोगे। 100 बार सोचोगे करने से पहले, उसको 100 बार उस पर रिसर्च करोगे कि ये बात सच है या झूठ है। आपको लगता है कि इन लोगों की अब कहीं से कहीं तक हमारी जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, इसकी आंसरेबल है ये किसी को भी, या फिर जवाबदेही इनकी बनती है, या इनको एक ऐसी बैक मिल गई है, वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन जस्ट गेट अवे? Yeah, absolutely, it's like that. It's the impunity.
आई मीन सी हमारा तो चलो मतलब एक शख्स के ऊपर इस तरीके से आप फेक न्यूज फैलाए, वो तो हर दिन बैठ के दे डू व्हाट वी कॉल डॉग whistling, राइट? मतलब दे हैव सेलिब्रेटेड बुलडोजिंग ऑफ पीपल्स होम्स। लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है, वो इनके चीयर लीडर की तरह काम करते हैं। वो मतलब बार बार ये मतलब हाल ही में अगर आप संभल का इंसिडेंट देख लो, वो जो नफरत फैलाया गया था वो मीडिया चैनल से ही शुरू हुआ था। वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी के लोग खुलेआम आके संभल के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाना शुरू किया, मीडिया चैनल्स के लोग शुरू किए थे। और जब गोली चलती है तब लोगों की जान जाती है, तब उसको लेके सेलिब्रेट करना, तो ये सारी चीजें तो मतलब ये दिखाते हैं कितना डीह्यूमनाइज्ड हो चुके हैं हमारे मीडिया, और पूरी तरीके से हेट मॉन्गरिंग का काम कर रहा है। तो इसका कारण इम्प्यूनिटी है, क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है। मतलब वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। बोले ना, बकैती करने की तो मतलब अभी पूरी तरीके से उसका फ्रीडम है, लेकिन इट्स मच मोर सीरियस देन बकैती। मतलब वो लोग नफरत फैला रहे हैं, उसका भी इम्प्यूनिटी है उनके पास, इसीलिए वो कर सकते हैं ऐसे काम। एक हार्डली 6 फीट का पतला दुबला सा लड़का, पढ़ाई लिखाई करने वाला, कमजोर सा, तो खैर ज्यादा हैवी बिल्टअप भी नहीं रहा उमर खालिद का। मैंने देखा था फोटोज वगैरह जब कोर्ट पे ट्रायल वगैरह पे आते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस किस्म के इंसान है। लाइक एक होता है ना कि हो सकता है बहुत टिपिकल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आदमी हो, ऐसा है? कैसा इंसान है? नहीं मतलब कैसा इंसान है क्या बोलूं मैं। देखो वो ही इज नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स religious person. I mean, what is his religious belief? I mean, he should answer. And I should not talk on his behalf. These were supposed to be very private matters. अब नहीं रहा इस देश में जो चर्चा हुआ लोगों की रिलीजन और ये सब मैटर, अब प्राइवेट मैटर नहीं रहा है, पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट हो चुका है। पर वही बात है कि उमर इतना तो मुसलमान है कि इस तरीके से इस्लामोफोबिया का शिकार हो सकता है। वो तो सब लोगों के नाम में ही है। इतना मुसलमान है कि बिरयानी एंड कबाब दिस ऑल गोज। हाँ, वो सब तो है। मतलब ऑल्दो ही इज नॉट अ वेरी बिग फूडी, मतलब बहुत ज्यादा फूडी नहीं है। अच्छा, तो खाने वाने के मामले में उतना शौकीन नहीं है। नहीं, मतलब वो तो दिखता है देख के, ही इज नॉट अ बिग फूडी। कोई किस्सा बताओ ना आप अपना, लाइक जेएनयू वगैरह का जो मोस्ट मेमोरेबल हो, जो आपको भी याद आ जाता हो कि अब मैं जेएनयू में नहीं हूँ बट एक किस्सा था। मतलब देखो जेएनयू में अनफॉर्चुनेटली मतलब हमने 9 साल मतलब पीएचडी के एमए एमफिल पीएचडी सब के 9 साल, और उसके बाद भी काफी टाइम हम कैंपस से जुड़े रहे। पर इतने सारे मेमोरीज थे, इतने सारे अच्छे मेमोरीज थे, लेकिन जेएनयू बोलते अभी मतलब बहुत हावी हो जाता है वो 2016 का टाइम। मतलब जब पूरा जो विच हंटिंग हुआ था, जेएनयू के मेमोरीज में सबसे ज्यादा वही आ जाता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन इट शुड नॉट हैव बीन दैट। वी हैड मच बेटर टाइम्स बिफोर वहां पे। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है शायद जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे मे बी पॉसिबल किसी को शायद अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। आपको नहीं लगता उमर खालिद, कन्हैया कुमार सबसे ज़्यादा सुने गए थे इन लोगों के नाम, दोनों बुक भी किए गए, राइट? बट कन्हैया कुमार एक बार एमएलए लड़ चुके, एक बार एमपी का टिकट उनको मिला, ऑपोजिशन की जो हाईएस्ट टेबल है सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो वहाँ तक पहुँच गए। उमर खालिद वो आज भी जेल में थे, तो दोनों साथ, दोनों के वीडियो साथ में आए थे। ऐसा क्या हुआ? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस? No. I mean, see, let me clarify. There was a lot of difference right from the beginning. So Kanhaiya was in AISF उस टाइम, जो सीपीआई का स्टूडेंट्स विंग है। उमर का अलग संगठन था, भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तब भी था। मतलब जेएनयू में खास करके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद इन द लेफ्ट ज्यादा होता था। मतलब अभी तो मोदी जी की कृपा से काफी लेफ्ट यूनिटी चलता है वहां पे, पर पहले जो आइडियोलॉजिकल डिबेट डिफरेंस होता था वो लेफ्ट के अंदर ही होता था। राइट विंग वाज अ मार्जिनलाइज्ड फोर्स उस टाइम। तो डिफरेंस तो तभी था,
काफी, मतलब ये सारी चीजों को लेके डिफरेंस था, लेकिन फाशिज्म के खिलाफ हम एक है, ये एक नोशन था कि जब व्हेन देयर इज अ लार्जर फैसिस्ट असॉल्ट विल बी टुगेदर एंड हम एक साथ फाइट करेंगे। तो इसीलिए आप लोग जब देखे तब आप लोगों को लगा कि एक साथ है, एक है, लेकिन एक कभी भी नहीं था, डिफरेंसेस तब भी थे। आप भी बटे हुए थे। हाँ, मतलब वो तो था, मतलब, और वो कुछ बुरा चीज नहीं है, अच्छा चीज है कि डिफरेंसेस होना, अलग अलग विचारधारा का होना, अलग अलग विचारधाराओं में आपस में डिबेट होना, ये तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। अभी ये जो यूनिटी के नाम पे अब हम सब लोग एक हो गए हैं ना, अभी कभी कभी लगता है कि इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और इडियोलॉजिकल डिबेट जो शार्प होता था, मतलब मान लीजिए उससे पहले 2000 the decade of 2000 का एंड एंड 2010 के बाद जो 10 साल, उस 10 साल ना, मतलब डिबेट होता था हाउ डू वी लुक एट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को हम कैसे देखें, उसमें बहुत सारे डिबेट होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस एग्रीकल्चर एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ डिबेट्स। करप्शन किसको बोलते हैं, किसको हम करप्शन, बिकॉज देयर वाज एन एंटी करप्शन मूवमेंट गोइंग इन द कंट्री, what is exactly corruption and how this anti-corruption movement, is it a hoax, इसको लेके डिबेट होता था। those were good debates that sharpened our mind, that sharpened our positions। लेकिन उसके बाद जब से ये सरकार आया और एक तरीके से पूरा डेमोक्रेसी खतरे में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया, बहुत मेजर फंडामेंटल चीज विच वी यूज्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले बात ही नहीं करते थे, वो फॉर ग्रांटेड था, हमें तो उसके ऊपर आगे जाना था, तो तब जाके ये यूनिटी आपको दिखा, लेकिन वो डिफरेंस हमेशा से ही था। तो मेरा कहने का मतलब है कि कन्हैया और उमर कभी भी एकदम एक सेम ऐसा नहीं था, वो तो मीडिया ने उसको एक बना दिया, सबको एंटी नेशनल बोल दिया कि जो भी बात करते सब एंटी नेशनल, जेएनयू में जो पढ़ते सब एंटी नेशनल, ऐसा नहीं था। तो डिफरेंसेस, दैट्स व्हाई द डिफरेंसेस वर ऑलवेज देयर। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिफरेंस आइडेंटिटी का है, मतलब उमर के ऊपर जो अटैक है वो उसका आइडेंटिटी के चलते हैं, मतलब एक मुसलमान यूथ जब पढ़े लिखे बात करने लगते हैं एंड यू नो puts things in perspective, then they feel much threatened. So therefore the attack on Umar, Sharjeel, इस टाइप कुलफिशा, ऐसे लोगों पे जो अटैक है वो उसके आइडेंटिटी के चलते भी है, तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी मेजर डिफरेंस। तो एक तो नहीं है मामला, उस कॉन्टेक्स्ट को तो समझना पड़ेगा। ये वर्ड सुना है आपने कभी, अर्बन नक्सल? हाँ 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 सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है हमें नहीं पता जी ये है क्या, हाँ राइट? लेकिन अभी रिसेंटली डीयू के वीसी बोलते हैं कि ये जो अर्बन नक्सल हैं ये कॉलेजेस में पाए जाते हैं, शायद ये प्रोफेसर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इनका काम यही है कि सोसाइटी में रह के उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हाउ डू यू सी दिस? मतलब देखिए, ये एंटी नेशनल से शुरू हुआ था, फिर जब भीमा कोरेगांव वाला केस, इट्स वन मोर फेरी टेल केस जो चल रहा है इस सरकार में, तब से लेके ये अर्बन नक्सल कॉइनेज शुरू हुआ। ये अलग अलग अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, ये सारे यार अलग अलग लेबल्स दे यूज टू स्टाइफल डिसेंट, दैट्स इट, एंड टू स्टॉप क्रिटिकलिटी। मतलब यही जो डीयूवीसी का बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही we need to understand that what was he actually trying to attack is criticality। जो शुरू में हम लोग बात करते थे ना कि जेएनयू में क्रिटिकलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग, अब कोई भी टीचर कोई स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करने से पहले 2 बार सोचे। इसीलिए वो ये बहुत सटल वार्निंग होता है स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, कि आपके एक्टिविज्म, आपके सवाल करने का हिम्मत, आपके जज्बात, इन सब पे हम नजर रख रहे हैं। जब ये वीसी के तरफ से आता है तो वही जाता है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि ये जब ज्यादा होने लगता है ना, तो एक टाइम के बाद ना, ये हम देखे, अपने एक्सपीरियंस से देखे, लोगों का डर खत्म हो जाता है। मतलब आप तो बोल ही दिए कि अर्बन नक्सल है, आप तो अपने ही स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ब्रांड कर ही दिए कि ये अर्बन नक्सल है और सोसाइटी को स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब जो लोग इस सोसाइटी में कास्ट के नाम पे एट्रोसिटी फैलाते हैं, वो सोसाइटी को गंदा नहीं कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है वो सोसाइटी को गंदा नहीं कर रहा है, जो रिलीजन के नाम पे दंगे कर रहे हैं वो गंदा नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स और टीचर्स क्लास में बैठ के
पढ़ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं। ये यहाँ तक आप जब मामले को लेके जाते हो ना, तब लोगों के डर भी खत्म हो जाते हैं। तब लोग सोचते हैं कि ओके, यू नो, एक मेजोरिटी है जो शायद क्वेश्चन नहीं कर रही। आप ही लोग क्यों करते हो सारे क्वेश्चंस? व्हाई? एक टाइम पे आके तो एक सिस्टम फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा ना कि आपको हर चीज पे क्वेश्चन करना है। नहीं ठीक है, हर चीज पे क्वेश्चन तो हम करेंगे। अगर इनजस्टिस होगा तो क्वेश्चन तो हम करेंगे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। पर ऐसा बात नहीं है कि मेजोरिटी क्वेश्चन नहीं कर रही है। अभी अगर आप देखो, मतलब धीरे धीरे लोग सवाल करने लगे हैं। मतलब सवाल उठता है क्योंकि लोगों की एग्जिस्टेंस पे जब सवाल आ जाता है ना, तब धीरे धीरे लोग सवाल करने लगते हैं। मतलब अब पूरा जो जैसे वोट चोरी को लेके जो चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन जब आप एकदम से डेटा से दिखाओ कि किस तरीके से दिस इलेक्शंस आर बीइंग मैनिपुलेटेड, अब वो आम बात हो चुका है। अब लोग सवाल कर रहे हैं। अब जाते वक्त एक मतलब कोई ऑटो वाले या टैक्सी वाले से भी पूछो आप क्या सोचते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अब बोलने लगे हैं कि हाँ, मतलब वोट चोरी तो होता है, हो रहा है। तो लोगों के दिल में सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। और ये मतलब जैसे जैसे कॉन्ट्रडिक्शन इनका बढ़ता जाएगा, सवाल तो आएगा। पर हाँ, मतलब एक क्रिटिकल मास रहता है सोसाइटी में जो हर चीज पे, जैसे आप बोले, हर चीज पे सवाल करता है, और करना चाहिए। वो क्रिटिकल मास चला जाएगा तो मतलब एक एक समाज पूरा फिर मुर्दा बन जाता है। समाज पे कोई सवाल करने वाला नहीं रहता है तो वो समाज मुर्दा बन जाता है। तो समाज को जिंदा रखने के लिए सवाल करने वाले को भी जिंदा रहना जरूरी है। सो मीडिया इज वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? सवाल करने का काम उनका है ना? वो तो अब सवाल उनका करते था, नहीं। अब नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो अब सवाल करते नहीं, हाँ। राइट? अगर कोई सवाल करता है तो वो लोग ये बोलते हैं कि आपको सवाल क्यों करने हैं, व्हाई? आपको ये चीज फ्रस्ट्रेट नहीं करती? क्योंकि आप लोग अपनी, देखिए आप ना वन हैंडेड काम कर रहे हो, आप जितना कर सकते हो आप उतना करो, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दे आर नेशनल न्यूज चैनल्स, उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। बट वो तो साफ बोल देते हैं करना ही क्यों है, व्हाई? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब चंगा सी। अब देखो, मतलब दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम आप जैसे ऑल्टरनेट मीडिया या ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म भी तो है जो बात करता है। मतलब आपका आवाज, ऑब्वियसली आपका आवाज आज तक जितना दूर जाता है शायद उतना दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन हम इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि हम मतलब हम हमारा आवाज सब सुन लेंगे। हम इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि ये सही है, ठीक है ना? हम इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि दिस इज फॉर जस्टिस, दिस इज फॉर द ट्रूथ। तो ये आवाज उठाते रहना, मतलब हम तो उठाते रहेंगे। अब हमारे साथ साथ और भी लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं। बहुत ऐसे ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जो एक्चुअली 2016 में दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मीडिया का ये जो पतन हुआ, मतलब द डाउनफॉल ऑफ इंडियन मीडिया, दैट एक्चुअली हैपेंड इन 2016 विद द जेएनयू इंसिडेंट। उससे पहले थोड़ा सा विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जब रोहित वेमुला का मर्डर हुआ था, उस टाइम भी मीडिया बढ़ गया था। आधा मीडिया फिर भी तब तक आवाज उठा रहा था, लेकिन आधा वाज ट्राइंग टू प्रोपगेट द रूलिंग क्लास नैरेटिव। जेएनयू के टाइम जाके वो पूरी तरीके से गिर गया। मतलब एकदम से आप देख सकते थे कि मीडिया फर्स्ट टाइम बिकेम अ प्लेटफॉर्म टू पेडल फेक न्यूज, ठीक है? और मीडिया ट्रायल हो रहा है, विच हंटिंग हो रहा है, वो हम लाइव देख रहे हैं। मतलब अपना विच हंटिंग हम लाइव टीवी पे देख रहे हैं। वो पहली बार हुआ था। लेकिन वही टाइम था जब ये वायर या ऐसा ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हो गया, क्योंकि लोग उस टाइम भी हमारे सोशल मीडिया में आके लोग पूछ रहे थे क्या हो रहा है जेएनयू में, बिकॉज देयर वाज नो सोर्स ऑफ न्यूज। द न्यूज चैनल्स वर ऑल सिंगिंग इन वन वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेकिन तभी भी लोगों का ये था कि ये पूरा सच नहीं है। मतलब तो लोग हमारे सोशल मीडिया में आके, उस टाइम हमारा सोशल मीडिया भी ब्लो अप कर गया कि लोग आके सवाल पूछने लगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, बताइए हमें। तो वो जो लोगों की जानने की जो एक हंगर टू नो ट्रूथ, उसी से बहुत सारे ऑल्टरनेट मीडिया चैनल्स शुरू हुआ उस टाइम, और वो भी बढ़ रहा है। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई है, लेकिन कर तो रहे हैं ना लोग। अभी भी लोग आवाज उठाना इस देश में बंद नहीं हो गया पूरी तरीके से। तो डिस्पाइट ऑल दैट,
तो हम आवाज तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि दैट इज द राइट थिंग टू डू। हम इसलिए आवाज नहीं उठा रहे कि मतलब हमारे हमारे आवाज सब तक पहुंचे, हम इसलिए वो आवाज उठा रहे क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। आवाज उठाना जरूरी है, राइट। आई मीन लाइक हाउ ऑफन लाइक डू यू गाइस मीट, आप और आपके फ्रेंड्स और उमर खालिद, आप लोग कितना ऑफनली उनसे जाके मिल पाते हो? हाँ, देखिए हफ्ते में 2 मुलाकात होती है। तो एक मुलाकात उसके घर वाले करते हैं थ्रू वीडियो कॉल। His parents are old and they cannot, but sometimes they go and meet physically, but mostly they do on video call. And the other मुलाकात वो friends करते हैं, me and other friends जो जिनके वहाँ पे नाम है, तो that we go over to तिहाड़, मतलब physically जाके मुलाकात करते हैं। कभी ऐसा लगा एक बहुत बड़ा, जब स्टार्टिंग में सब हुआ था, तो बहुत बड़ा जत्था साथ चला होगा, बहुत लोग हैं सब साथ में, देख लेंगे संभाल लेंगे, एक होता है ना एक यंगस्टर के अंदर, अरे देख लेंगे यार, हो जाएगा संभाल लेंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोग हटते चले जा रहे हैं, मेरा तो उल्टा हुआ है। बड़े हैं लोग और हाँ। ज्यादा। बहुत लोग मतलब मैं एक्चुअली आई कैन नॉट, मतलब इट्स माय फेलियर कि बहुत लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मतलब अगर हमसे कुछ जरूरत है तो बताइए, हम हमसे कुछ काम, मैं सबको मतलब आई कैन नॉट ऑलवेज गिव देम वर्क, मतलब उतना काम वैसे है नहीं, पर बहुत लोग जुड़े भी है, बहुत लोग जुड़े हैं। अब देखिए ये होगा ही कि मतलब 5 साल बहुत लंबा होता है, 5 साल में सरकार बदल जाती है, 5 साल में कोई ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके नौकरी में चले जाते हैं, मतलब फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट वन कैन ट्रांजिशन इनटू अ वर्किंग प्रोफेशन इन 5 साल, 5 years। 5 साल बहुत लंबा टाइम होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों की जो लोग बाहर है उन लोगों की तो अलग मजबूरियां होती है ना, उनके भी मतलब काम होता है, बहुत दूसरे काम होते हैं, लेकिन कभी कमी नहीं हुई लोगों की, बोलने वालों की या हाथ बटाने वालों की या काम करने वालों की, ऐसा अच्छा सपोर्ट है, लोग आ जाते हैं, जुड़े हुए हैं, दे आर फॉर अ कॉज, राइट। आपने कभी ऐसा फील किया कि मतलब जैसा आपने कहा कि हाँ अब तो जैसे लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ ऑब्वियसली 5 साल बहुत लंबा टाइम है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, समथिंग लाइक दिस? हाँ, मतलब देखो आई मीन आई वोंट से दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इट्स इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट, और इमोशनली सस्टेन करना मुश्किल होता है, पर अब क्या करेंगे, मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाएंगे, या आई वुड से दैट्स अ प्रिविलेज कि मैं इमोशनली ब्रेक डाउन करके छोड़ दूं सब और ये सब कुछ ना करूं, और मैं बोलूं कि मतलब यू नो मेरा मेंटल हेल्थ नहीं दे पा रहा है, मतलब दैट्स अ प्रिविलेज। मैं अभी आई डोंट वांट टू से दैट, मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन करने का अवसर नहीं है। ये थोड़ा सा पर्सनल है, इफ यू वांट आप इसको छोड़ भी सकती हो क्वेश्चन को। लाइक 5 साल जैसा आपने कहा बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, आप और उमर मतलब कैसे कोप कैसे करते हैं आप? व्हाट मतलब कीप्स यू गोइंग? मिलते तो है, हफ्ते में एक बार बात होती है, फोन पे हफ्ते में 2-3 बार। आप दोनों में ज्यादा कनिंग कौन है? कनिंग कनिंग कौन है ज्यादा? मैं ज्यादा कनिंग, आप ज्यादा कनिंग हो? बुद्धू है कनिंग लड़का वाली ज्यादा नहीं। कौन है आप दोनों में? देखो अभी लड़ने पे थोड़ा एम्बार्गो करने का कोशिश कर रहे हैं बहुत दिन से, ये सोच के कि ठीक है मतलब वो जेल में है तो लड़ाई वड़ाई थोड़ा कम हुई, पर वो उससे पूछोगे तो वो बोलेगा मैं लड़ती हूँ ज्यादा, बट नॉट इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, कौन ज्यादा लड़ता है। वो बोलेगा मैं लड़ती हूँ ज्यादा। अच्छा, एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देश आजाद हुआ था 2014 में, आपके अकॉर्डिंग कब हुआ था? मतलब देखो हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर से चलने वाले लोग हैं, जज्बातों में बहने वाले लोग नहीं हैं।
तो हिस्ट्री बुक्स में ये सारे फैक्ट्स दर्ज है। हालांकि अभी हिस्ट्री बुक्स बदल रहा है बहुत तेजी से, तो शायद कुछ दिन बाद ये आ जाए कि एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे 2014-16 में मई बोल दे। लेकिन हम तो मतलब जो फैक्ट है उसी को मानते हैं। So what's the definition of freedom according to you? I mean, according to people like you, जो डिबेट करना चाहते हैं, जिनको डायलॉग करना है, क्वेश्चन करने हैं, उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? और वो लोग जो सिस्टम के क्लोजली काम करते हैं, सिस्टम के क्लोज हैं, जो ऑर्डर आ गया बिना क्वेश्चन करे मान लिया, जो भी आ गया, मतलब whatever it is, they will accept it. Is there any difference? हाँ बिल्कुल, मतलब नीडर होके आप अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करना, whatever you choose, you do that, exercise that fearlessly, that what you choose to eat, आप क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो या शादी नहीं करना चाहते हो, ये सारे चॉइसेस, ठीक है, फियरलेसली एक्सप्रेस कर पाना, और क्या बोलना चाहते हो, क्या सोचते हो, अब अपना ओपिनियन रखने का अधिकार, ये फियरलेसली कर पाना इज फ्रीडम। और जो लोग सत्ता के साथ खड़े होते हैं वो अपने आप से सोचने वाले लोग तो है नहीं, उनके लिए सब कुछ डिटरमिन्ड है। मतलब जो भी हुक्म आएगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। और एक बात है कि मतलब देखिए, जो लोग सत्ता पक्ष होते हैं उनके पास बहुत कुछ करने की आजादी होती है, उनके पास बहुत कुछ बोलने की आजादी होती है, बहुत कुछ, मतलब लोगों को मार डालने तक की आजादी होती है, ये हम देख लिए। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फियरलेसनेस बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम इम्प्यूनिटी। वो आपकी इम्प्यूनिटी से आता है कि मेरे, मतलब मैं किसी को कत्ल भी कर दूं, मैं किसी के घर पे बुलडोजर भी चला दूं बिना किसी उसके कुछ गुनाह के, तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ एब्सर्ड बातें बोल दूं या मीडिया में बैठ के मैं हेट मॉन्गरिंग कर दूं तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो कानून के दायरे में रह के, तो मैं जस्ट अपना बात थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, और जो कानून और जो संविधान हमारे देश में है वो परफेक्ट है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। फिर भी उस कानून और संविधान के दायरे में रह के भी आप निडर होके अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज करना, वही फ्रीडम है जो हम बहुत सालों तक मतलब करते आए हैं इस देश में। ऐसा नहीं कि देश में कभी आजादी नहीं थी। जो सोशल, मुझे कहना चाहिए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसान की, है ना, कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, तो हर चीज़ में ठीक है, ऑब्वियसली इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ में आगे ही रहेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, आपको नहीं लगता कि यार वहाँ थोड़ा सा जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसे, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बैलेंस नहीं कर सकते? डू यू थिंक सो? मैं समझा नहीं। आप समझ नहीं पा रहे, राइट? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट थिंग इज लव जिहाद, यस, राइट। अगर आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे, यू हैव ऑल द राइट, यू हैव स्पेशल मैरिज एक्ट एज वेल, राइट, यू कैन चूज आपको जिससे भी शादी करनी है, आपका कौन पार्टनर होगा, राइट। बट एक सोशल जो अब एक रिचुअल बन गया है ना, जो मुस्लिम्स हैं या फिर नॉन हिंदू हैं, वो गरबा पंडाल में भी एंटर नहीं कर सकते। 10-15 लोग आएंगे, उन्हें वहाँ से निकाल देंगे। ये एक ऐसा वर्ड है लव जिहाद, जिसके पास, आई मीन गवर्नमेंट के पास में इसका भी कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है कि ये है क्या, डेफिनेशन में नहीं है बट लीगल। जितना हो सके उसको ग्लोरीफाई किया जाता है मीडिया पे, राइट। उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ कर रहा है, यू ऑल आर इक्वल, बट ऐसे इंसिडेंट्स पे आपको ये चीज याद करा दी जाती है कि वो एक अलग सोसाइटी है, ये एक अलग सोसाइटी है। देखिए, लव जिहाद मतलब ये सरकार जब आया तब भी से, मतलब शुरुआत से एक जो डिस्कोर्स चला वो यही है, लव जिहाद का डिस्कोर्स है। तो मतलब तब शुरू में तो लगता है ऑक्सीमोरन है, मतलब लव जिहाद कैसे हो सकता है। लेकिन
बेसिकली इट इज टू कंट्रोल विमेन। पहली बात है कि महिलाओं की जो अपनी सोच या अपना चॉइस एक्सरसाइज करने का अधिकार इस देश में, इस समाज में ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनली कम है, कॉन्स्टिट्यूशन में कम नहीं है, लेकिन सोसाइटी के अनुसार वो बहुत ही कम है। वो तो हम जानते हैं, मतलब जो मिसोजिनी इस समाज में है कि महिलाओं के पास अपना चॉइस एक्सरसाइज करने का बहुत कम है। तो लव जिहाद इफ यू सी, वो पहला है महिलाओं को कंट्रोल करने का, मतलब नॉन मुस्लिम महिलाओं को कंट्रोल करने का। सेकंड इज कि लव एक ऐसा चीज है, मतलब प्यार मतलब मोहब्बत नहीं, सिर्फ प्यार या दोस्ती, इसी से कम्युनिटीज एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब दोस्ती से, मोहब्बत से भी, और मतलब एक एटिकेट से, मतलब आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे के रिचुअल्स में जाते हो, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में जाते हो, और उसी से ये जो मतलब जो दीवारें खड़ा किया जा रहा है वो टूट जाता है ना। लेकिन ये लोग तो शुरू से ही आया था कि सारे कम्युनिटीज के बीच में दीवार हो, और वो दीवार फांदने का कोशिश कोई ना करे। तो लव जिहाद के जितने केसेस होते हैं, जितने लोगों को पकड़ के पीटा जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे केसेस मोहब्बत के केसेस है या शादी का केस है। शायद शादी तक बात गया ही नहीं, लड़के लड़की आपस में मिल रहे हैं, या वही जो गरबा में मैं किसी मुस्लिम दोस्त को बुलाया कि मेरे फेस्टिवल है आ जाओ, तो वो मिलने से ही रोकने का एक कोशिश है, क्योंकि मिलने लगेगा तब आप अदराइजेशन कैसे करोगे, तब आप कैसे सिखाओगे कि दे आर मॉन्स्टर्स। बिकॉज लोगों की तो रैशनैलिटी होती है ना, मतलब लोगों की रैशनैलिटी बहुत काम कर जाता है व्हेन यू एनकाउंटर फैक्ट्स। दैट इज हाउ रैशनैलिटी बेसिकली ऑपरेट्स, दैट इज द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी। तो आप उनसे मिलने ही मत दो। दो कम्युनिटीज आपस में अगर मिलेगा, और ये सिर्फ वंस अगेन मोहब्बत की बात नहीं है, लड़के भी आपस में मिलके दोस्ती बना लेगा तो उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। तो ये दरारें और ये दीवारें बनाने के लिए ऐसे लव जिहाद से लेके सब कुछ का जरूरत पड़ता है। एक बड़ा फनी कमेंट था ट्विटर पे, मैं देख रहा था, उसमें आपके बारे में लिखा हुआ था, उसमें था ये बेचारी क्या कहेगी, ये तो खुद लव जिहाद की शिकार हुई है। Is it so? How do you see this? मतलब वही, उसी में तो आपको लव जिहाद पे फिर जाना पड़ेगा। लव जिहाद है क्या? जैसे हमारे केस में मैंने तो कोई कन्वर्ट नहीं किया ना, लेकिन हमारे केस में भी वो लव जिहाद है। दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं जहां पे कोई कन्वर्शन, शादी, कुछ सीन नहीं है, वो भी लव जिहाद है। कोई एक दूसरे के घर जा रहे हैं, वो भी लव जिहाद है। तो तब तो लव जिहाद का तो डेफिनेशन ही मतलब खोखला बन जाता है, मतलब कोई डेफिनेशन है नहीं। यू जस्ट डोंट, मतलब द जिहाद पार्ट ऑफ इट इज इमेजिन्ड। यू डोंट वांट लव विद अमंग पीपल, फ्रेंडली लव हो या मोहब्बत हो, किसी भी तरीके का लव आप नहीं चाहते, यही बात है। आप आपस में मिलो ना, हाँ, दो कम्युनिटीज आपस में मिले ना, ना मिले of किसी course। भी तरह से, हाँ। ईदर इट्स बॉयज गर्ल्स और अ गर्ल और बॉय, व्हाटएवर, राइट? क्योंकि आप आपस में अगर मिले तो आप अपने थॉट्स शेयर करोगे। हाँ, हो सकता है रमेश को पता चले कि यार रहीम तो अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर देन अच्छा लड़का, ये बिल्कुल मेरे ही जैसा है। मतलब इसके घर वाले भी वैसे ही डांटते हैं इसको जैसे मेरे घर वाले डांटते हैं। ये भी घर में वैसे ही काम करते हैं जैसे मैं करता हूँ। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम बस मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, बाकी द लाइफस्टाइल, आवर क्वर्कीनेस, एवरीथिंग इज द सेम। वो अगर समझ में आ जाए तब आप दोनों को मतलब उसके अंदर दरार नहीं पैदा कर सकते उस तरीके से, कभी पैदा नहीं की जा सकती। यही तो मुश्किल खूबसूरती होता है ना है। इंडिया की, यही तो फैब्रिक है हमारा। लाइक मेरा नाम मिशेल हसन, राइट? मेरे दोस्त हैं, मोहित है मेरा दोस्त एक बहुत अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है कार्तिक नाम है उसका। होली होती है तो घर पे आते हैं और कलर लगा के जाते हैं, मदर को कलर लगाते हैं, फिर मुझे घर से लेके चले जाते हैं, फिर हम लोग होली खेलने जाते हैं। दिवाली होती है, दिवाली पे जो मेरा टेरेस है वो सजता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे आसपास, मेरे घर से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे मंदिर है। वो आज से नहीं, वो ऑलमोस्ट अराउंड 50 साल पुराना मंदिर है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, बट बिटवीन 50 to 60 है, 50 to 60 ईयर्स है।
पूरा मोहल्ला लाइक मुझे कहना चाहिए जो पूरा एरिया है, वो जो पूरी लोकेलिटी है, वो 50-50 रेशियो में बटी हुई है। आप उस एरिया को देख के बता ही नहीं सकते कि इधर इट्स अ हिंदू डोमिनेटिंग एरिया और अ मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया। बीच में सड़क है, इधर ज़्यादातर मुस्लिम मकान है, इधर ज़्यादातर हिंदू मकान है। ईद होती है तो भी वो पूरी जो सड़क है वो सजती है, दिवाली होती है तो भी वो पूरी सड़क सजती है। क्या सजावट से दिक्कत होने लगी है? क्यों सज रही है? हाँ मतलब देखो, इसी को तो खराब करने का पूरा कोशिश है ना। मतलब लोगों के दिमाग में जो जहर फैलाया जा रहा है, जो जहर भरा जा रहा है, इसीलिए दे ऑल्सो चोज मेन स्ट्रीम मीडिया। मतलब रोज रोज आप ये जहर भरते जाओ तो एक पॉइंट के बाद शायद वो गुप्ता जी को लगेगा कि सामने वाला जो मुसलमान परिवार इतने सालों से, 30 साल से मैं जिसको देख रहा हूँ, जिनके बच्चे मेरे आंखों के सामने पैदा हुआ है, अचानक से वो भी एक थ्रेट दिखने लगे, क्योंकि गुप्ता जी के मन में डर पैदा हो चुका है, उनके मन में शक पैदा हो चुका है। क्योंकि आप रोज रोज मिल रहे हो, लेकिन रोज रोज आप मीडिया में सुन भी तो रहे हो कि जो जहर भरा जा रहा है। तो लड़ाई तो वही है। कोई फेवरेट एंकर है आपका जो बहुत अच्छे से भर रहा हो? हाँ मतलब सुधीर चौधरी, मतलब जिस तरीके से रंग बदलता है कभी कभी, वो भी मुझे अजीब लगता है। बट मुझे एंटरटेनमेंट का जरूरत होता है तो मैं वो चवंके को देखती हूँ, काफी एंटरटेनिंग लगता है। हाँ, सुरेश चौहान। मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे आपने सुधीर चौधरी का नाम लिया, राइट? जेएनयू वालों को दिक्कत क्या है सुधीर चौधरी से? उन्हीं से उनकी भी तो शुरू बात हुआ सुने था कोई। उन्हीं से शुरू हुआ था ना। मतलब एक थोड़ा सा पर्सनल है ये। कैसे? क्योंकि जी न्यूज स्टार्टेड दैट एंटायर डायट्राइब एंड दैट वर्बल video, डायरिया। वो वीडियो जो स्टार्ट हुई थी, राइट? जो डॉक्टर वीडियो शुरू किया था ना, बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो बंदा बोल रहा था भारतीय कोर्ट जिंदाबाद, और वो एबीवीपी था खुद जो बोल रहा था भारतीय कोर्ट जिंदाबाद। उसको डॉक्टर करके बना दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसपे वो पूरा भड़काया। मतलब वन सेकेंड, डॉग विस्लिंग जो हुआ था ना पूरे जेएनयू के खिलाफ, लोगों में एकदम से नफरत भर गया था, वो उस वीडियो के चलते था, पाकिस्तान जिंदाबाद के चलते। लेकिन फिर जब लोग बोलने लगे कि ये तो एबीवीपी का लड़का है जो बोल रहा था, तब वो लोग बोलने लगे नहीं नहीं, ये तो बंदा बोल रहा है भारतीय कोर्ट जिंदाबाद। मतलब खुद ही का न्यूज पलट दिया। मतलब ऐसा गिरगिट की तरह वो उसका रंग बदल रहा था। तो जी न्यूज से उस टाइम एक बंदा विश्व दीपक वो रिजाइन किया था, एंड ही रोट ऑल दैट एक्सपोजिंग देम कि जिस तरीके से ये डॉक्टरिंग हुआ था हम एक्सपीरियंस किए, और उसी के चलते पूरे जेएनयू के खिलाफ एक धक्के में लोगों के दिमाग में नफरत फैल गया था। तो थोड़ा तो पर्सनल है। थोड़ा पर्सनल है जेएनयू वालों के लिए। ओके, सो जैसा हम उमर खालिद की बात कर रहे थे, 5 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। आपके घर में कोई नहीं है 5 साल से, राइट? वो अपना जॉब कर सकता है, वो एक प्रॉपर एक जगह जाके सेटल हो सकता है, राइट? किसी माँ का बेटा है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, राइट? आपके दोस्त हैं, उनके भाई बहन भी होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ रिलेशनशिप्स में फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता होगा। एक कोई ऐसी एडवाइस दोगे आप कि यार ऐसा हो रहा है बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो? हाँ मतलब हम तो मैं तो उसको बोलती हूँ कि मतलब हम और करीब हो गए हैं, इन द सेंस ये 5 साल की इस चीज से, क्योंकि भाई झगड़ा कम होता है अभी। थोड़ा मैं भी रेस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ जब चिल्लाने का मन होता है, तो कि नहीं अभी नहीं चिल्लाना है इस पे। तो एक्चुअली तो उस तरीके से देखा जाए तो 5 साल में अमंग फ्रेंड्स ऑल्सो, मतलब पहले मतलब जैसे दोस्तों में झगड़ा होना या और भी दोस्त है, और वो बहुत ना इरिटेटिंग बंदा है, ठीक है? वो मतलब बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इरिटेटिंग होता है जब वो बाहर रहता है। तो मतलब एक तो इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा बात करता है जब वो बाहर रहता है। हाँ, बहुत जरूरत से ज्यादा बात करता है, और एक ही बात बार बार बोलना, मतलब रिपीट करते रहना, मतलब एक ही कहानी बार बार बोलना, रिपीट करते रहना, और स्टूपिड जोक करना। तो ये सब से ना लोग चिढ़ जाते थे उससे, मतलब झगड़ा भी होता था।
और फिर लोगों को ये करो वो सब बोलना, तो बहुत लोग उस पे चिढ़ जाते थे। अब सारे लोग मतलब बहुत दिल पे पत्थर रख के अपना चलो सुन चिढ़ लेते साइड हैं में रख इसकी के हाँ, भी, सुन ठीक लेते है हैं। यार तू बहुत झेल रहा है, हाँ, हाँ। चल तू हमें बोर कर दे कोई बात नहीं, बट हम सुन लेते हैं, ये वही फीलिंग है। आ जाती है, तो उन लोगों की भी दोस्ती बढ़ ही गई है, वो लोग अब वो बॉन्ड ज्यादा और गहरा हो गया हाँ और ज्यादा स्ट्रांग हाँ। हो गया। आपने कभी किसी इंटरव्यू में बताया नहीं, प्लीज यहाँ जरूर बताना, आप उमर खालिद की दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं या बेहद करीबी दोस्त हैं? हाँ मतलब करीबी दोस्त है ऐसे बोल सकते हैं। बेहद करीबी दोस्त हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू so थैंक यू। much.